अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, वो मौलाना फजलुर रहमान ने बात तो कर ली और फिर लगता था कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन दूर तलक जाने से पहले यू टर्न लेकर वापस आ गई। और मौलाना यू टर्न लेने पे क्यों मजबूर हुए, उसकी वजह ये थी कि शायद वो वाक़यात को उस तरह से याद नहीं कर सके, गलती से स्लिप ऑफ टंग उनके ज़ुबान से ये नाम निकल गया। अच्छा, इसमें एक और वजह ये भी बनी कि ना सिर्फ ये कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की तरफ से वजाहतें आई ज़राए के तवस्सुत से, बल्कि दोनों पार्टीज़, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी कूद पड़ी रेस्क्यू करने के लिए। तो उनकी जो भी बातें थी या उनका भी जो बयानिया था इस हवाले से, सबसे पहले हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, उसमें फैसल करीम कुंडी साहब ने क्या कहा है वो शामिल करें। मौलाना फजल रहमान उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे, हमें तो पीडीएम से निकाला गया था। किसके कहने पे निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी एक धरना दिया था और फरमाइशी प्रोग्राम पे वापस उठ के चले गए थे। नहीं बताया कि किसके कहने पे वो उठ के गए थे, किसने गारंटी दी थी कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। सब कुछ मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त पॉलिटिकली जो है उनके पास इस वक्त 4 सीटें हैं और वो चले हुए कारतूस बन चुके हैं। सियासत में वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। और इस पे मलिक अहमद खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, वो क्या फरमा रहे हैं? एक मीटिंग जिसमें सब पूरी पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान थे, उस मीटिंग में हम भी सोच रहे थे कि अगर ये इलेक्शंस दे रहा है तो हमें इस ऑर्डील में से गुजरने की क्या जरूरत है। अगर ये स्टेप डाउन करता है और फौरी इलेक्शन की तरफ चला जाता है, तो मौलाना का वहां पर मेरी मौजूदगी में इस बात पर कि आप हमें ये क्यों कह रहे हैं, अब हमने ये सब कुछ किया है तो हम ये अदम एतमाद, तो मुझे, क्योंकि मुझे मौलाना की तकरीम बहुत है। अगर मौलाना के पास कोई ऐसा है, कोई बंदा, कोई एक आदमी जो आके ये बता दे कि कब उनको वो मिले। अच्छा, इसमें यह है कि टू मच कन्फ्यूजन, लेकिन जिन्होंने कल आपका शो देखा होगा उन्हें क्लैरिटी कल ही मिल गई होगी। आज मौलाना की वजाहत से पहले ही वो समझ गए होंगे कि बात असल में हुई क्या थी, और आपने रेफरेंसेस भी दिए थे। कल की आपकी जो प्रेडिक्शन थी इन सारी बातों के हवाले से वो शामिल करेंगे जी। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि इमरान खान को निकाला जाए, वो चाहते थे कि प्रेशर डाल के कुछ अपने काम करवाए जाएं। मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा का एजेंडा ज़रूर था, जनरल फैज़ का एजेंडा नहीं था। मगर नून लीग को शायद ये मौलाना को शायद ये शक था कि शायद इसमें जनरल फैज़ भी इन्वॉल्व है। अच्छा, इसमें तो जो जमातें हैं वो कह रही हैं जनरल बाजवा का भी नहीं था। जनरल बाजवा का बिल्कुल था। जनरल फैज़ तो जब चले गए पिशावर एज कोर कमांडर, तो ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ ISI। तो मगर बाजवा साहब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो उसके बाद चला, और ये तो 3 महीने इसकी तैयारी होती रही, आना जाना तैयारियां होती रही, लोग मिलते रहे, बनाते रहे, जोड़ तोड़ होता रहा। आखिरी स्टेज ऐसी थी जिसका मैंने उस दिन भी जिक्र किया, मैं फिर कहता हूँ कि जनरल बाजवा चाह रहे थे कि एक छोटी सी एक्सटेंशन और मिल जाए। अच्छा। 1 आध साल की, और इमरान खान तैयार नहीं थे। और ये बात सही है जो कि अहमद यार कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने एक मीटिंग कॉल की जिसके अंदर सब लोग ये पहुँचे, ये ड्यूरिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसमें इन्होंने कहा कि इसको विड्रॉ कर लें, इमरान खान कह रहा है कि मैं इलेक्शन करा दूंगा। अब मेरा ख्याल है कि उस वक्त 2 इश्यूज़ थे। एक तो ये था कि कुछ लोग ये शक कर रहे थे कि ये इमरान खान को दिखावा कि भाई मैंने तो उनको पूछा है, वो मानते नहीं है बात, क्योंकि इमरान खान अब शक करने लगा था कि बाजवा साहब को भी हाथ है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसलिए वो ये दिखाना भी चाह रहे थे कि मैंने पूरी कोशिश की बुला के उनको। मगर मैं ये समझता हूँ, और मेरी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन भी है, कि बाजवा साहब लगे हुए थे यूजिंग अदर सोर्सेज कि इनको के कैरी ऑन, क्योंकि वो इमरान इनकी बात नहीं मान रहा था। तो इसलिए एक तरफ ये कह रहे थे कि मैंने तो कोशिश की है इनको हटाने की, कि भी पीछे हट जाओ, छोड़ो, बात मान लो। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है इनको इशारे हो रहे थे इनडायरेक्टली कि कैरी ऑन। और आपने देखा आखिरी वक्त तक ये इशू चलता रहा कि क्या वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस को आगे ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, और कोशिश जारी रही। तो मैं ये समझता हूँ कि बाजवा साहब तो फुली इन्वॉल्व थे। बाकी जनरल फैज़ तो पहले दिन से खिलाफ थे इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, और इसीलिए इसकी जो पेशकदमी हुई या इसमें रफ्तार जब आई, तो उस वक्त आई जब जनरल फैज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो गए थे।
टू पेशावर। उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में भी यही कहा है कि मैं उस वक्त DGISI नहीं था जिस वक्त की मौलाना बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया, वो ये कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जनरल आसिम सलीम बाजवा बतौर कोर कमांडर बलोचिस्तान उनकी हुकूमत गिराने में मुलविस थे 2018 से पहले के जो इवेंट्स हैं। आप कह रहे हैं कि वो DGISI फैज़ हमीद साहब नहीं रहे थे तो उनके इख्तियार में ये नहीं था, तो आसिम सलीम बाजवा साहब के इख्तियार में कैसे था चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन बलोचिस्तान? ओके, ये तो इंस्टीट्यूशनल इशू है, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, जनरल कोर कमांडर जो है वो इस किस्म के इनिशिएटिव्स खुद नहीं लेते, ना ले सकते हैं। या तो उनको GHQ से या आर्मी चीफ से आती है कि आपने ये काम करना है, और वो फिर ISI की मदद लेते हैं। तो ये GHQ, ISI और कोर कमांडर सेम पेज पे होंगे तो फिर ये आगे जाके काम बनता है। अच्छा। इसलिए जनरल आसिम जो थे वो सेम पेज पे थे विद उस वक़्त के DG और उस वक़्त के आर्मी चीफ, तो इसलिए ये काम हो गया। वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, पॉलिसी कहीं और बनी थी। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त ये इनलाइन थे, लेकिन बाद में स्प्लिट आ गई और स्प्लिट वो की और आपने चीज़ वजाहत है। कर दी। अब आप कंपेयर करें विद के जनरल फैज़ एज कोर कमांडर वाज नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिसी शिफ्ट हो गई थी। अच्छा। इसीलिए उनको शिफ्ट कर दिया था। ओके। तो वो जब उधर हो गए तो उनके पास पावर वो नहीं रही। अगर तो सिचुएशन वही होती जो कि आसिम के लिए थी तो फिर तो बिल्कुल और बात होती, मगर फैज़ वाज शंटेड एंड द न्यू DGISI एंड GHQ वो अब एक उन्होंने मिल के काम किया जो भी आगे हुआ। ठीक है। सो ये इसलिए ये कहना कि जी जनरल आसिम जो थे उनके पास पूरा पावर था टू चेंज अ गवर्नमेंट, तो ये क्यों नहीं कि जनरल फैज़ जो थे वो पेशावर में कोर कमांडर, वो भी तो इन्फ्लुएंशियल हो सकते थे। उन्होंने बिहाइंड द सीन्स की थी थोड़ी बहुत इधर उधर, मगर उनके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र थी उस वक्त। अच्छा। जो नए ISI चीफ आगे थे कि जनरल फैज़ को देखना है कि ये इधर उधर गड़बड़ ना करे, बिकॉज बाजवा साहब फुल कंट्रोल में थे। ओके सर, यानी इस मामले में, इस मुद्दे में जनरल फैज़ इज क्लियर, लेकिन जनरल बाजवा साहब मोहब्बत का यकीन इमरान खान साहब को भी दिला रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये PDM जमातों को भी पुश कर रहे थे। PDM जमातें किसी सूरत में भी आगे ना बढ़ती अगर उन्हें ये एश्योरेंस ना होती। देखिए ना, MQM तो हमेशा जो फ़ोन कॉल आती है उसके ऊपर करते हैं। ये अगर उनको एक फ़ोन कॉल आ गई थी या आ जाती जनरल बाजवा से कि आप पीछे हट जाएं, वो पीछे हट जाना था। अब हुआ क्या कि इमरान को कन्विंस करना था कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इधर भी तो काम चलाना था ना कि प्रेशर रहे इमरान के ऊपर। तो इसीलिए मैंने कल कहा था कि आखिरी स्टेज पे ये जो चौधरी परवेज़ इलाही को रास्ता जो चेंज किया गया आखिरी मिनट पे, डिफ्लेक्शन, हाँ, तो उसमें मतलब एक कुछ तो था ना उसके अंदर। राइट। वो मुनिस इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको कॉल एक्चुअली जनरल बाजवा की ही आई थी, तो उससे तस्दीक होती है आपके इस एनालिसिस की ऑब्वियसली। तो द थिंग इज के चले, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि जनरल बाजवा ने हाथ खींच लिया। हाँ, वो ये आप समझा ये चुके मेरा हैं। पॉइंट है। हाँ। इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने हाथ खींच लिया। उस वक्त एक चौधरी परवेज़ इलाही का इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन वो यकीन दिलाना था कि मैं आपके साथ। अब ये मुनिस इलाही ये कवर कर रहे हैं जनरल बाजवा के लिए। ओके, कि जी नहीं, वो तो बिल्कुल हट गए थे पीछे एंड सो ऑन एंड सो। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे कि PTI के मोहसिन है जनरल बाजवा। जनरल बाजवा बड़े मोहसिन रहे हैं उनके, इसीलिए तो एक्सटेंशन भी मिली, इसीलिए 2018 में लेके आए उनको PTI को, तो बिल्कुल रहे। मगर एक स्टेज ऐसी आई थी, मैं आपको ये भी बता दूं, आज ये किसी वक्त आप पूछेंगे तो फिर कहानी भी बता दूंगा, आज मुख्तसर सी बात कर दूं। एक स्टेज ऐसी आई थी कि जनरल बाजवा और इमरान खान की काफ़ी आपस में तलखी हो गई थी, और जनरल बाजवा एक मीटिंग के बाद वापस आए, और वापस आके इन्होंने 3-4 जो इनके क्लोज जनरल्स हैं उनको कहा मैं थक गया हूँ, मेरे से ये नहीं डील होता, मैं रिज़ाइन करने लगा हूँ। अच्छा। तो फिर 4 या 5 जनरल्स, ये फिर किसी वक्त मैं आपको नाम लेके बताऊँगा। अच्छा, मुद्दा क्या था, किस मामले? यही डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट शुरू हो गया था और वो टेंशन शुरू हो गई थी। बाजवा साहब वाज ट्राइंग टू हैंडल टू मेनी थिंग्स, तो उन्होंने कहा यार मैं जाना कर, आप पे खसमा में जाना कर लें जो करना है इन्होंने, क्योंकि वो बहुत सी गेम्स चल रही थी ना, एंड ब्लेम आ रहा था, उधर ये हो रहा था, उधर वो हो रहा था, जनरल फैज़ इधर कुछ करने लगे हुए थे उधर। तो फिर मैं आपको बताऊँ, वो एक ऐसी स्टेज थी कि जहाँ के 3-4 जनरल्स पहुँचे। अच्छा। और जनाब जनरल बाजवा के घर पहुंचे और वहाँ जाके उनको समझाया कि ऐसे नहीं करना, हम सारे उड़ जाएंगे, आपने बैठना है यहाँ। और उसमें कुछ उनके रिश्तेदार एक्स जनरल्स का भी बड़ा रोल था, जिन्होंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं करना, कोई रेजिग्नेशन नहीं देनी। फादर इन लॉ?
चलें अब। अच्छा चलें। जब आपने जिक्र कर दिया तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रही थी। चले मैं किसी और मामले में क्लैरिटी ले लेती हूँ। वो ये कि इनको बहुत मशाक सियासतदान समझा जाता है। मौलाना साहब को बड़ा सीनियर सुलझे हुए सियासतदान, गुफ्तगू में भी बड़े एहतराज से काम लेते हैं, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब ने इन्हें चले हुए कारतूस करार दे दिया। और फिर जब मौलाना ने ये कहा कि गलती से नाम मुँह से निकला तो उसे ऐसे लगा कि उन्होंने ये ब्लंडर किया है और पसपाई इख्तियार कर ली। मुझे आपसे ये जानना है कि ये बातें इस वक्त खोल के गड़े मुर्दे उखाड़ के मौलाना साहब अचीव क्या करना चाह रहे थे? देखिए, उन्होंने इसी इंटरव्यू के अंदर पे ये भी कहा कि मैं तो यकीन है मेरा पूरा कि ये सारा ड्रामा जो है ये जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने किया, इमरान खान को लाने में, फिर उनको सहारने में, फिर उनका साथ देने में, फिर सेम पेज करने में, और इसीलिए फिर एक्सटेंशन भी मिली और दूसरे साहब बनना चाह रहे थे आर्मी चीफ। तो ये सबके अपने पर्सनल एम्बिशंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट था इमरान खान। बट इमरान खान का प्रोजेक्ट बाजवा प्रोजेक्ट था एंड फैज़ प्रोजेक्ट था कि उसमें खान साहब भी, उनको भी कुछ मिल रहा था और इन दोनों को भी कुछ मिल रहा था। बाजवा साहब ने तो एक एक्सटेंशन ले ली ना, मगर मेरा ख्याल है इसके आगे भी वो कुछ सोच रहे थे कि वो कुछ और भी मिल जाए तो अच्छा है, एक आध साल और मिल जाए। अच्छा। और जनरल फैज़ का तो यही मकसद था कि अगला आर्मी चीफ जो है उनको बनाया जाए। जी। तो जब ये जनरल फैज़ जब ये हुआ कि बाजवा साहब ने सोचा एक साल और लेना है, तो फिर वो अगर ऐसे होता तो फिर जनरल फैज़ को वो रिटायर हो जाते। हाँ। तो इसलिए फिर इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। हाँ। तो फिर जब अलग हो गए तो फिर इमरान खान और फैज़ एक पेज पे थे और बाजवा साहब पीछे हट गए थे। और बाजवा साहब ने फ्लर्टेशन शुरू कर दी थी इन माय व्यू विद द ऑपोजिशन। एंड वो दिसंबर जनवरी में वो फ्लर्टेशन शुरू हो गई थी और मार्च में जाके फिर वो एक जगह पे पहुंची। वहाँ पर थोड़ी बहुत इस किस्म की पुल बैक करें ना करें, क्या करें क्या हो नहीं, क्योंकि इमरान के साथ काफ़ी टेंशन हो चुकी थी। हाँ, लेकिन जाने से पहले वो कह चुके थे कि फौज न्यूट्रल हो चुकी है। अभी भी इस पर सवाल। अब आप सोचिए, ये कहना कि फौज न्यूट्रल हो चुकी है, ये तस्लीम करना है कि उससे पहले न्यूट्रल नहीं थी और प्रो इमरान थी। तो ये बहुत बड़ी एडमिशन थी, बहुत बड़ी, कि अब हो चुकी है, न्यूट्रल हो चुकी है। तो वो न्यूट्रल, यही न्यूट्रलिटी थी कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कहना चाह रहे थे इमरान खान को कि मैं नहीं पुश कर रहा इसको, इसलिए मैं न्यूट्रल हो गया। और इनको कहना चाह रहे थे ऑपोजिशन वालों को कि आप करें जो आप कर रहे हैं, यानी डबल, इन अ वे डबल गेम, विकेट के दोनों तरफ। हाँ, कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ अनसर्टेनिटी थी, कुछ इनडिसीजन थी, इस किस्म की सिचुएशन बन चुकी थी। राइट। अच्छा, ये सिचुएशन जो एक और बनने जा रही है वो शायद उसके अभी बादल छा रहे हैं, लेकिन आपसे जानना है कि वो वैसा होगा जो ख़तरा जिसकी तरफ लोग निशानदेही कर रहे हैं। वो ये कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि पीपल्स पार्टी भी, GDA भी, तमाम नेशनलिस्ट पार्टीज़ भी, वो सब ये कह रही हैं कि रिगिंग हुई है। और PTI तो प्रोटेस्ट भी करने जा रही है कंट्री वाइड। मौलाना साहब भी यही ऐसे ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। और GDA ने भी आज बहुत बड़ा इज्तिमा किया जिसमें जमात इस्लामी भी शरीक। कुछ लोग इसे मुमासिल करार दे रहे हैं सिचुएशन को 1977 से, जब फिर भुट्टो साहब ने क्या यकीन दहानी कराई और उनको टॉपल करके कौन आ गए, फिर 10 साल वो रहे, 90 दिन में इंतखाबात का कह के। ऐसे ख़तरात हैं? देखिए, सुपरफिशियली लगता है ऐसे बाज़ार कि मसला है। मौलाना कह रहे हैं मैं भी एहतजाज करूँगा, PTI कह रही मैं भी करूँगा, GDA ने एहतजाज शुरू कर दिया है जी। बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो हैं वो कह रही हैं हम भी एहतजाज करेंगे। सबके ग्रीवियंसेस तो हैं, मगर क्या ये सारे PNA टाइप मूवमेंट बन के ये जो अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इकट्ठे हुए हैं उनके खिलाफ, क्योंकि जो भी ये करेंगे फिर उनके खिलाफ जाएगा ना। अगर नई इलेक्शन की तरफ ये डिमांड करते हैं तो फिर यही होगा ना कि ये जो अभी होने जा रहा है ये रुक जाएगा जी। और वो नई इलेक्शन कौन करेगा? ये तो नहीं मानेंगे। तो ये किसके ऊपर फिर डिमांड जाएगी? ये डिमांड फिर फौज के ऊपर जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा। ये लोग, सबको पता है कि हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा ख्याल है हमसे कुछ सीट छीन ली गई हैं, ऊपर किसको दे दी हैं वो अलग बात है, मगर हमसे छीन ली गई हैं। अच्छा। या ये कि वो अपनी पॉपुलैरिटी तस्लीम नहीं करना चाहते कि हम इतने पॉपुलर नहीं रहे। हम GDA को 3 मिलती थी, 2 मिल गई, मतलब बड़ा शोर डाल दिया। तो नेशनलिस्ट को 6 मिलती थी, 4 मिल गई हैं, इस किस्म की बात। तो
तो इसलिए ये ज़रूर छोटी मोटी टिंकरिंग ज़रूर हुई होगी, मगर उसका कोई प्रूफ शूफ बड़ा मुश्किल है उसका होना। अब मौलाना बलोचिस्तान में नंबर 3 पे हैं वो, पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे आगे है, फिर नून लीग है और फिर ये है। अब मौलाना ने इस वक्त ये सारा कुछ इसलिए किया है क्योंकि ये जो सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, उसके अंदर मौलाना शामिल नहीं है जी। पावर शेयरिंग हो रही है ना, तो पावर शेयरिंग में मौलाना का कोई रोल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे ना, तो उसके बाद शायद चिंगारी। तो ये फिर मतलब है वो उनको अपनी अहमियत बनाना चाह रहे हैं ना। ओके। अब देखिए मैं आपको याद दिलाऊं, जब मौलाना ने 2019 के अंदर एक धरना लंबा चौड़ा लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचे थे जी। तो उस वक्त उनकी कोई अहमियत नहीं थी इन द स्पेक्टर ऑफ थिंग्स। उस वक्त वही पीपल्स पार्टी थी और नून लीग थी और पीटीआई थी। मौलाना ने ये धरना करके अपने आप को सेंटर स्टेज ले आए और उस वक्त ऐसे लगता था कि शायद इनको इशारा मिला कहीं से, और ये भी इशारे कर रहे थे कि मुझे इशारा मिला। हाँ ठीक है। हाँ। मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया, उनको पता था कोई इशारा वारा नहीं मिला, और ये इनको गलत फहमी है कि इनको इशारा मिला है। क्योंकि अगर जो इशारा देने वाले हैं, अगर उन्होंने इनडायरेक्टली मौलाना को इशारा दिया तो इधर कह दिया कि हमने नहीं दिया, इसलिए इन्होंने ज्वाइन नहीं किया 2019 में। अगर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ज्वाइन कर लेते तो फिर इमरान खान बचता ना, मगर उस वक्त तो सेम पेज का एक नैरेटिव चल रहा था, तो ये तो होना नहीं था। तो मौलाना को उस वक्त, मेरा ये तज्जिया है कि मौलाना को मिसलीड करके उनसे ये करवाया गया, और वो बाजवा साहब उस वक्त तैयारी में थे एक्सटेंशन तो मौलाना से अपना काम करवा लिया। कितनी गहरी गेम्स है वैसे। हाँ नहीं, ऐसे ही होता है। तो अब ये है कि ये जो सवाल आपने पूछा, मैं समझता हूँ कि इन सियासी जमातों को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसी मूड में नहीं है कि या ना वो डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं और ना ही वो ये किसी को यहाँ मेजॉरिटी दे के उनके साथ खेलना चाहते हैं। उन्होंने ये सारा जो सिस्टम बन गया है उसमें छोटा मोटा रोल उनका ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ वो कहते हैं ना वे दिस स्मोक दिस फायर। मगर ये भी बात सही है कि अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पे रिगिंग करनी होती तो फिर सीटें कुछ एएनपी को एक दो सीटें मिल जाती, कुछ जमात को मिल जाती, कुछ इधर उधर मिल जाती, और पीटीआई को केपी में इतनी लंबी चौड़ी सीटें ना मिलती। और उन्हें पता नहीं था कि जिस किस्म की गवर्नमेंट वो बनाएंगे और किस किस्म का गुस्से का इजहार करेंगे वो। तो वहाँ तो फिर कोई रिगिंग नहीं हुई पीटीआई के खिलाफ। अगर कोई रिगिंग हुई है तो वो इनका ये ख्याल है कि इनके खिलाफ हुई है, पीटीआई को वोट्स दे दिए। ऐसे नहीं हुआ। ये जेन्युइनली ये लोग हारे हैं वहाँ, इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है जो पीटीआई की थी। मगर अब ये कैसे माने इस बात को कि हम जेन्युइनली हारे हैं? कोई इस मुल्क में मानता है कि मैं जेन्युइनली हारा हूँ? कभी नहीं मानता। तो ये एक किस्म की अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक है। एक तरफ वो चाहते हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो उनके ऊपर प्रेशर है कि आपने रिगिंग की है या आपके लिए रिगिंग हुई है केपी में। दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी को और नून लीग को कह रहे हैं यार असी भी तो तारीख राहों में बैठे हैं, हमें भी बुलाएं, हमें भी याद करें, हमें तो हम भी तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, कब से हम कह रहे हैं कि हमें बनाए आप प्रेसिडेंट एंड सो ऑन। तो आप अलग में आपने बांटना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में हमारी हैसियत है भाई, वो चलो ये नहीं कोई उधर की बात करो हमारे साथ, ये तो नहीं कि आप दोनों मिलकर वहाँ भी कुछ कर लेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग बाय करेंगी मौलाना की? नहीं, मेरा ख्याल है उनको ऑन बोर्ड ले आएंगे। अच्छा। हाँ, वो ले आएंगे उनको बोर्ड, बिकॉज मौलाना को नाराज करने से मिलता कुछ नहीं। अच्छा। और मौलाना इज ऑलवेज अ गुड एलाय, डोंट फॉरगेट, उनके पास बड़ी फोर्स है जो कि सड़कों पे आ जाती है, प्रेशर डाल सकती है। प्रेशर डालने सो अगर ये सारा रिगिंग का जो आपने बात की, और हर किसी का सिवाय आई गेस नून लीग ने अभी तक इस बारे में कोई खुल के बात नहीं की है कि रिगिंग हुई है, वो खामोश हैं और कुछ ज़्यादा ही चुप हैं। अगर इस रिगिंग के शोर को जिनको बोतल में बंद करना हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट वैसे ही कमीशन बना सकती है जिस तरह 4 हल्के और 35 पंक्चर पे एक बना था? देखिए पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि नून लीग ने ज़्यादा शोर नहीं डाला अबाउट रिगिंग। अब बात ये है कि इल्ज़ाम तो ये है कि उनके लिए थोड़ी बहुत रिगिंग हुई है, तो वो कैसे ये कहें कि ये रिगिंग हुई है। दूसरी बात ये है कि आज मरियम औरंगज़ेब ने और अता तारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके अंदर उन्होंने मोटी बात ये की है कि ये जो पीटीआई वाले फॉर्म 45 ले लेके फिर रहे हैं, इनमें से पता नहीं कितनी जाली फॉर्म्स 45 डिजिटल दहशतगर्दी। और उनका ये कहना है कि जब ये उनको कहा गया इलेक्शन कमीशन में कि ये दिखाएं या वो दिखाएं, तो उन्होंने दिखावा कुछ नहीं सर, टीवी स्क्रीन्स ग्रैब स्क्रीन्स करके वो दिखाया। आज वैसे, और क्या इसमें कोई वजन है जो मरियम कह रही है कि नहीं? आज मैंने बड़े गौर से देखी है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई ने की है फॉरेन ऑब्जर्वर्स वगैरह के लिए। आई मस्ट टेल यू आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अच्छा। इसमें कोई हकीकत
फैक्ट्स नहीं पेश किए गए, लोगों ने स्पीचेस किए हैं आके वहाँ, सवाए मेरा ख्याल है सलमान राजा और एक आध ने जिसने कुछ एविडेंस प्रेजेंट करने की कोशिश की है, Okay. डेटा प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बाकी लोग आए उन्होंने स्पीचेस मारी हैं, रेटरिक, और मैं काफ़ी मैं डिसअपॉइंटेड था कि तवक्को ये थी कि कुछ कॉन्क्रीट डेटा लेके आएंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ समझाएंगे, और ये नहीं कि सिर्फ जैसे कि एक जलसे के अंदर स्पीचेस करते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो अब बात ये है कि ये जाएगी वही बात कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर ये सारी फैक्ट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे, वहाँ पता लग जाएगा कौन सी फॉर्म 45 जाली है और कौन सी फॉर्म 45 जाली नहीं है, और वहाँ ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन पब्लिक में तो बयानिया पीटीआई ने बना लिया, पब्लिक में पीटीआई ने बयानिया बना लिया है, और उसकी वजह यही है कि पीटीआई इज़ मच बेटर ऑर्गेनाइज्ड ऑन सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा, और उन्होंने पैसे भी खर्च किए हैं, उनके अंदर जज्बा भी है, और उन्होंने ये सारी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मास्टर कर ली है। आज भी पीपल्स पार्टी और नून लीग को समझ नहीं आती कि किस तरीके से सोशल मीडिया को मॉनिटर करना है। मुझे लोग कहते हैं जी $1 लाख दियो तो असी तुहानू बना देने 1 मंथ। अभी एक प्रपोजल आई है अच्छा। कि ये $1 लाख दें नून लीग, तो हम उनके लिए एक पीटीआई जैसा एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, अच्छा। काउंटर करने के लिए ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है। ओके। मगर ये उधर जाते इनके नहीं। बस की बात नहीं है नहीं, क्या? बस की बात है, पैसा तो बहुत है, पर करते नहीं है, बिकॉज इनका स्टाइल ही फर्क है, इनके जो लोग हैं उनकी सोच ही फर्क और है, ये नुकसान देगा इन्हें, और इनको बहुत नुकसान हुआ है इसकी वजह से। और हालांकि इनके यहाँ यंग लोग हैं जो प्रोफेशनल टाइप्स हैं, मगर वो भी सीनियर लीडरशिप जो है उनको नहीं समझ आती, और ये सबसे एडवांटेज पीटीआई का यही है कि इनकी जो लीडरशिप है वो जूनियर लीडरशिप है, यंग लीडरशिप है, और जो पुराने लोग हैं वो भी अब इस बात को एहसास उनको हो गया है कि वी हैव टू बी डिफरेंट। और डोंट फॉरगेट पीटीआई तो 5 साल से लगी हुई है सोशल मीडिया में। नो डाउट 5th जनरेशन वॉर जब आई इंट्रोड्यूस तो कराई ये गई, फिर इन्होंने तो मुस्बत बिल्कुल रिपोर्टिंग इनके साथ आप कंपटीशन मिलके करना बड़ा चले मुश्किल है, और ये competition। प्रोपेगेंडा के मास्टर्स हैं। आप देखिए ना ये जो फॉर्म 45 का प्रोपेगेंडा है, Yes, और इसमें कुछ एडिटेड फॉर्म 45 भी चल रहे हैं सोशल मीडिया वही तो मैं जी। कह रहा हूँ आपसे। लेकिन उससे पब्लिक जो है, आम जो यूजर है वो सब इंस्पायर हो सब जाता ये है, सारे यही कह रहे And they हैं। buy अब it। बात ये है कि वो सही कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले कि भाई अगर इतनी रिगिंग होती तो आपको इतनी सीट्स मिल जाती। अच्छा, अब वो उनका जो काउंटर आर्गुमेंट है ये कि नहीं हमें ज्यादा मिल रही थी, हमें रोका गया। या 177 हाँ, वो अब they're claiming। ये भी हाँ। प्रोपेगेंडा है, टोटल प्रोपेगेंडा ठीक है। है। अभी पता चलेगा आगे जाके कि ये कितनी सीटें इनको एक्चुअली मिलती हैं और कितनी नहीं मिलती, और कितने लोग इनको छोड़ के जाते हैं और पीडीएम की गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को, हाँ, जाके suspense पता है, और हाँ। इसीलिए ये फिक्रमंद हैं, इसीलिए इतना मैसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रहा है। प्रेशर भी इसी की वजह से आएगा, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अंडर प्रेशर रहेंगे इसी कैंपेन की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कम से कम पीटीआई के सोशल मीडिया का तोड़ नहीं कर सकी, वो हैं डिफेंसिव, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव है, जो ये वजह है कि एक्सप्लेनेशन पे दूसरी पार्टीज़ मजबूर हो जाती हैं। लेकिन आगे चल के मज़ीद क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुशामदीद। अधूरा रह गया वो सवाल कि कहीं ना कहीं तो इसको रोकना होगा ना, एजिटेशन और ये प्रोटेस्ट के सिलसिले को, क्योंकि अवाम में एक मैसेज जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। कमीशन वैसे ही बनाया जाए जैसे इमरान खान साहब को बना के दिया गया था, तो मामलात सुधर सकते हैं। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि 2013 के इलेक्शंस हुए, 1 साल के बाद खान साहब ने शोर डाल दिया कि इलेक्शंस रिग हुए, 35 पंचर हो गए, ये हो गया वो हो गया। 1 साल तो वो घूमते रहे अदालतों में इधर उधर के जी 4 सीटें हैं, ये है। फिर 1 साल के बाद उन्होंने एकदम पूरी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। तो उस वक्त इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा वो था, लॉन्च जो काम पूरा नहीं हुआ था उसको उन्होंने रीलॉन्च किया कि अब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है और खान को रास्ता देना है। इसीलिए फिर लॉन्ग मार्चेस शुरू हो गए। उस वक्त फिर ये डिमांड क्रिएट की गई कि जी एक कमीशन बनाएं, क्योंकि 1 साल हो चुका था। जहाँ जहाँ लोगों ने चैलेंजेस किए हुए थे अदालतों के ज़रिए या ट्राइब्यूनल्स के ज़रिए, वो फारग हो चुके थे, तो वो स्टेज ख़त्म हो चुकी थी। तो इसलिए फिर एक कमीशन की डिमांड, और नवाज शरीफ ने कहा बना लो, और बना दी। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा जी तुम बताओ किसको उसका सरबराह बनाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा एक एक्स चीफ जस्टिस साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा बना दो। तो 6 महीने के बाद सारी एविडेंस देख के, और उस वक्त याद रहे कि सलमान राजा साहब जो थे वो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। तो उस वक्त ये सारे इश्यूज आए, और यहाँ तक के वहाँ किसी ने पूछा खान साहब से कि हामिद मीर साहब ने कि आपने कमीशन में 35 पंचर का जिक्र क्यों नहीं किया, तो उसने कहा वो तो सियासी बयान था।
देखिए तो हालांकि मुझे तलब कर लिया था कमीशन ने कि जी ये खान साहब पूछना चाहेंगे, खान साहब ने पूछा, वो चाहिए कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो खैर, तो अब सिचुएशन फ़र्क है। अभी तो वो ट्राइब्यूनल्स की स्टेज है ना जी। अभी तो ये एजिटेशन की स्टेज है। अभी ये कमीशन की तरफ इन्होंने अगर कह दिया ना तो ये मामला सारा ठप हो जाएगा, जी। ठंडा पड़ जाएगा ना। राइट। तो ये इसलिए कमीशन नहीं मांगेंगे इस वक्त। हो सकता है गवर्नमेंट कह दे कि जी हम बना देते हैं कमीशन, मगर ये नहीं मांगेंगे कमीशन एट दिस स्टेज, राइट। क्योंकि इस वक्त तो वो एजिटेशन स्टेज में है। तो और प्लस अभी वो उसका जवाब यही है कि कमीशन की क्या ज़रूरत है, अभी तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, उनको पहले एग्जॉस्ट कर लें फिर देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हिकअप्स जो हैं वो आती रहेंगी और हुकूमत साजी का अमल मुतासर नहीं होगा, हुकूमत बन नहीं, जाएगी। देखिए हुकूमत साजी जो है उसका वो प्रॉब्लम बनेगी उसके लिए। ये एजिटेशन जो है ना अभी तो सड़कों पे है ना। जी। ये फिर जब पार्लियामेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी, तो फिर ये बाहर की एजुटेशन का कोई अहमियत नहीं होगी, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर एजुटेशन होगी। हाँ। और डिसरप्शन होगी, जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ जी। कि वो पीटीआई वाले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो तो चलने ही नहीं देंगे पार्लियामेंट। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बना ले हुकूमत, क्योंकि एक खबर आ रही है ज़राए से कि मुस्लिम लीग नून के इजलास में ये डिस्कस हुआ है कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब ने ये राय दी है कि इन हालात में ये काम नहीं करना, पीटीआई को बनाने देनी चाहिए गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि स्नेल पेस के साथ जा रही हैं मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी के ऊपर। इज़ देयर समथिंग फिशी? नहीं, देयर इज नथिंग फिशी। नून लीग डेफिनेटली वांट्स टू टेक गवर्नमेंट। मियां साहब का जो भी सोच है, उनको ग्रीन लाइट तो मिल गई शहबाज साहब को कि गवर्नमेंट बनाए। अच्छा। और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, तो फिर रह के गया पीछे। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि शहबाज साहब गवर्नमेंट बनाएं तो बनाएंगे, ख़त्म हो गई बात। अब इधर उधर की बात करने की क्या ज़रूरत है। और ये आप देखेंगे कि जो मिनिस्टर्स आएंगे नून लीग की तरफ से, वो सारे के सारे शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है नून लीग के अंदर, उनके लोग होंगे। मियाँ साहब का तो अगर एक आध बंदा भी आ गया तो गनीमत होगी। अब देखें ना, राना सनाउल्ला, अब्बासी साहब, ये इस किस्म के बड़े लोग हैं और भी जो कि मियाँ साहब के बड़े करीब थे, तो इलेक्शन जीते ही नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, साद एंड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बनेगी। ये जो है ना कि जी ऑपोजिशन में बैठे, ये पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो ऑपोजिशन में नहीं बैठना चाहते मगर गवर्नमेंट में नहीं आना चाहते, ना इधर के ना उधर के, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो इकदाम करने हैं अब सख्त, वो उसकी जिम्मेदारी हम ना लें। जब वो हो जाए तो बाद में फिर हम देखेंगे कि ज्वाइन करना कि नहीं करना। अभी कोई ज़रूरत नहीं ज्वाइन करने की, क्योंकि अभी वो $6 बिलियन का जो नेगोशिएशन करनी है IMF के साथ और बजट बनाना है, काफ़ी सख्त किस्म की चीज़ें हैं। और जाने से पहले निगरान हुकूमत ने जो फैसले ले लिए हैं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बेहतर यही होता कि ये कहते हैं नून लीग वाले कि हम नहीं गवर्नमेंट बनाते, आप इमरान खान को कहीं बनाए। और तो वो इमरान खान गवर्नमेंट ना बना सकता, नहीं बना सकता ना। लेकिन अगर वो पीपल्स पार्टी से मुआवनत मांगे और बाकी पार्टी से भी, नहीं तो वो नहीं जाएंगे। अच्छा। तो फिर मसला ये होता ना कि अगर ये इमरान खान को कहते हैं गवर्नमेंट बनाओ और वो नहीं बना सकता, तो फिर आइन के मुताबिक किसी और को कहना पड़ेगा जी आप अपनी मेजॉरिटी दिखाएं। तो पीपल्स पार्टी के पास तो है नहीं। नून लीग अगर गवर्नमेंट नहीं बना तो फिर क्या होता, फिर नई इलेक्शन करनी पड़ती है, जो कि कोई नहीं कराना चाहता, ना नून लीग कराना चाहती है ना पीपल्स पार्टी कराना चाहती है। ओके। ये ना हो कि वो उसमें और भी PTI को वोट पड़ जाए। लेकिन अगर कार्ड खेलना चाहें तो नवाज शरीफ साहब खेल सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं ये समझता था कि पंजाब के अंदर इनको गवर्नमेंट ज़रूर बनानी चाहिए। पंजाब इज़ क्रिटिकल, जिसके पास पंजाब है उसके पास आधा पाकिस्तान है, ये सारा पूरा ही पाकिस्तान है। तो पंजाब में ये ज़रूर बनाए, इनके पास पैसे भी होंगे, अच्छे इक़दाम भी कर सकते हैं, और आवाम के लिए कुछ अच्छी कदम भी उठा सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। अच्छा, ये कल भी आपने थोड़ा सा इशारा दिया था जब आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के लोग आएंगे ज़्यादातर कैबिनेट में। कैबिनेट की तश्कील में इस्टेब्लिशमेंट का इनपुट कितना होगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ मोर क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट जो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में भी, लेकिन इफ़ नॉट नवाज शरीफ दैन इसहाक डार साहब भी आउट हैं इन अ वे, और मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से भी कल आपने बता दिया कि क्या हो सकता है। आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट किसको चाहेगी और इस्टेब्लिशमेंट के कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं इस मिनिस्ट्री में? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट उस शख्स को चाहेगी जो उनके जो कंसर्न्स हैं उसको पुश करे। अब उनके कंसर्न्स क्या हैं? एक तो उनका कंसर्न ये है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो कि रिवाइज़ हुआ था जरदारी साहब के ज़माने में जब वो प्रेसिडेंट थे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 18th अमेंडमेंट के अंदर, वो रिवाइज़ फिर किया जाए,
क्योंकि उनका ये फ़ौज का ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहे और 10-1% और पैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ले गई हैं, तो इसको रिवर्स किया जाए क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो पॉलिटिक्स खेलती है ना पैसे के साथ। फेडरल गवर्नमेंट ने लोन्स वापस करने हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने फ़ौज को पैसे देने हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत से काम करने हैं, तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट का जो किटी है वो कम हो गई है। तो मगर इसके अंदर जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसके ऊपर प्रेशर होगा और गवर्नमेंट के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर के NFC अवार्ड को रिवर्स करें। पीपल्स पार्टी अपोज करेगी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी का हुआ है। पंजाब का तो इशू नहीं है, जो सेंटर में होता है उन्हीं का बंदा पंजाब में होता है और वो कहते हैं पैसे वापस कर दो, वो वापस कर देते हैं, जो भी सरप्लस पैसे होते हैं वो वापस हो जाते हैं। अच्छा। सिंध एक ढेला वापस नहीं करता, वो कहता है ये तो हम रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन पीपल्स पार्टी से आएगी कि कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर और क्या और कैसे ये करेंगे वापस। वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो मगर प्रेशर ज़रूर होगा फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर कि कोई रास्ते ढूंढें जिससे प्रोविंशियल से वापस कुछ पैसे लिए जाए। सिमिलरली प्राइवेटाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट की ये कोशिश है कि अब जल्दी से लॉस मेकिंग यूनिट्स जो है उनको प्राइवेटाइज किया जाए और बोझ ना उठाया जाए। IMF भी यही चाह रही है, नून लीग भी यही चाहती है, मगर पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। उस पीपल्स पार्टी ने भर्तियां की हुई हैं लोगों की, उनका तो पुराना स्टाइल ही है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ये तो भुट्टो साहब ने यही तो किया था, नेशनलाइजेशन जो की थी, तो वो तो उनका एक एजेंडा है कि जी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी, क्योंकि उसके अंदर लोगों की बेरोजगारी है और पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी हुई हैं लोगों को जिससे वोट मिलते हैं उनको। PIA हो गया, ये जो भी है, वो कराची में शिपयार्ड है, इधर है डॉक्स है, तो सारा पीपल्स पार्टी ने भर्तियां की हुई हैं। तो पीपल्स पार्टी विल बी अपोज टू प्राइवेटाइजेशन। फिर आप इस किस्म के और भी 3-4 इश्यूज हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो बात नहीं मानेगी। ये भी तो मैं समझता हूँ, इसलिए इसके ऊपर भी लेन देन काफ़ी होगी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की से मानी जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी अपोज करेगी जिसको भी अब नून लीग प्रपोज करेगी और पीपल्स पार्टी अपोज करेगी, और मगर होना वही है जो कि एस्टैब्लिशमेंट जिसको चाहेगी उसको ही करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा। दिस इज़ अ फाइनल नोट। ठीक है, तो शहबाज स्पीड अगर होगी भी तो कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर्स आ सकते हैं, बड़ा अच्छा अहाता हो गया। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शो में एक बार फिर खुशामदीद। क्विकली शामिल करेंगे सेठी से एक सवाल। मुस्लिम लीग वाले जो कर रहे हैं, जो पहले उन्होंने 16 माह में किया है, वो फैसले किए हैं जो कि अवाम के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं थे, और इमरान खान साहब के 3 साल की जो कमाई थी वो उन्होंने अपने सर ले ली उन 16 माह के अंदर, और कोई भी ऐसा एक फैसला नहीं कर पाए जिससे उनकी जो है वो पॉलिटिकल साख जो है वो बेहतर हो सके। अब ये जो गवर्नमेंट ले रहे हैं उसके अंदर भी ऐसा ही है। जरदारी साहब पहले भी मजे लेते रहे हैं, अब भी उन्होंने मजे लेने हैं। ये जो जितनी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं आने वाली गवर्नमेंट के अंदर, ये तो नून लीग करेगी और उसके बाद ये पीपल पार्टी वाले आके बैठ जाएंगे। क्या नून लीग के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनको ये बताए कि आप अपना कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर रहे हैं? ये कैसे फैसले आप कर रहे हैं? आपको इतना ही गवर्नमेंट का शौक है, आपको इतना ही हुकूमत का शौक है कि आप अपना पॉलिटिकल जो है वो सारा ही बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं उसका। खुदा का खौफ करें। क्या है, हुकूमत अगले साल मिल जाएगी, उससे अगले साल मिल जाएगी। फैसलाबाद से हैं, कंसर्न्स देखें आप। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये नून लीग के सपोर्टर्स के अंदर ये बड़ी आम बात है। हम भी यही बात कहते रहे हैं कि यार क्या कर रहे हैं आप, सियासत तो ऐसे नहीं होती कि आप आगे ना सोचें और मौका परस्ती करें इस किस्म की जिससे आपकी पार्टी को नुकसान हो जाए। और ये जो 16 महीने ये रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इनको बड़ा शौक़ है कि जी हम बने, चलाएं एंड सो ऑन। तो और मैं समझता हूँ कि ये भी अब जो आगे सिचुएशन आ रही है, एस्टैब्लिशमेंट चलाएगी हाइब्रिड प्लस। शहबाज शरीफ साहब वही करेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट कहेगी। मुश्किल फैसले किए जाएंगे और आवाम और दबेगी और इनका जो सियासी कैपिटल है वो और कम होगा। मुझे तो इस चीज़ का फ़िक्र है कि अगर ये इन्होंने ये सब कुछ किया, जो कि प्रेशर बहुत होगा करने को, 2 साल प्रेशर रहेगा, अगर ये 2 साल काट जाते हैं तो फिर जाके हालात बेहतर होने शुरू होंगे। तो या तो ये 5 साल रहें और 5 साल रहें, 2 साल मुश्किल होंगे, गाली पड़ेगी, तीसरे साल जाके कुछ मईशत उठेगी आहिस्ता आहिस्ता, पैसे आने शुरू होंगे, रेवेन्यूज़ बढ़ेंगी और एड भी आ गई होगी और फिर ये पैसे आवाम के ऊपर खर्च कर सकते हैं। अगर तो ये स्ट्रेटजी है तो ये चल जाएगी। मगर सवाल ये है इनको कुछ चलने देगा या नहीं चलने देगा। 5 साल का श्योरिटी बॉन्ड कहाँ से लें? यही तो प्रॉब्लम है। जिससे आप पूछते हैं किसी
नून लीग वाले खुद जो हैं वो प्राइवेटली कहते हैं जी ये तो साल डेढ़ तो उतने नहीं चल सकती गवर्नमेंट। तो अब बात ये है कि ये पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, वो भी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, और उधर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इश्यूज़ हैं। खान साहब जो है वो धंधना रहे हैं और वो छोड़ेंगे नहीं। वो तो आपका ख्याल है वो छोड़ देंगे कि ये 5 साल चला लें? वो तो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे कि एक क्राइसिस क्रिएट करेंगे, एट एवरी स्टेज वो क्राइसिस क्रिएट करेंगे। और वो ये नहीं सोचेंगे कि जी ये मुहिबुल वतनी का इजहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है, वो तो पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वो मोबिलाइज कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे वो। अच्छा, आपको चलने नहीं देंगे और आप कैसे चलेंगे? आप नहीं ये बाय करते शहबाज शरीफ एंड कंपनी का मौकफ कि उन्होंने सियासत पे रियासत को तरजीह दी? बिल्कुल किया है, किया, मगर आवाम कहती है हमें नहीं पता रियासत क्या है, हमें तो अपने पेट का पता है। देखिए ना, यही पॉलिटिक्स होती है। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम सूरत में वो आवाम का इंटरेस्ट होता है उसमें। आवाम कहती है हमें दें क्या। जो रूलिंग क्लास है वो एक नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करती है जिसके अंदर उनके इंटरेस्ट बरकरार होते हैं। फौज को बजट्स मिलते हैं, अमीर लोगों को टैक्सेस नहीं बढ़ते उनके, ट्रेडर्स जो है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ये बिजली की कीमतें, सुई गैस, ये सब कुछ जो बढ़ रहा है, मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मैं चलो 2-3 लाख रुपए महीने का खर्चा मेरा बढ़ गया है, मगर गरीब लोग जो हैं वो तो पिस गए। तो ये रूलिंग क्लास जो है ये यही इस किस्म की चीज़ें करके उनको शोर डालते हैं। अभी आपने देखा नहीं कि वो एप्टमा वाले जो हैं या टेक्सटाइल वाले जो हैं, अभी गवर्नमेंट आई नहीं है तो उन्होंने इश्तिहार देने शुरू कर दिए कि हाय बचाओ हमें, हाय बचाओ, मारे गए गैस की कीमत ही हो गया, हमें गैस सब्सिडी देंगे। तो वो ये है सारे स्टेक होल्डर्स आपके रूलिंग क्लास के। तो ये रूलिंग क्लास का मसला है और आवाम बेचारी जो है ना वो पिसती जा रही है, और उनका कौन सोचेगा। इस सवाल के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।